हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अपने इंडस्ट्रियल में अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मेथड स्टडी। ठीक है, उसमें अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, गुणित गतिविधि प्रक्रम चार्ट, यानी इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट। ठीक है, तो मल्टीपल एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं, तो यह एक ऐसा चार्ट है जिसमें एक से अधिक अवयवों जैसे कि श्रमिक, मशीन अथवा उपकरण की गतिविधियों के मध्य अंतर संबंधों यानी इंटर रिलेशनशिप को एक उभयनिष्ठ समय पैमाने यानी कॉमन टाइम स्केल पर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा जो है आपका मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट है कि इसमें तीनों का रिलेशन दिखाया जाएगा, अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप, किस पर, एक कॉमन टाइम स्केल पर। ठीक है, इस चार्ट का उपयोग विशेषतया वहां किया जाता है जहां एक श्रमिक के कार्य का दूसरे के कार्य से, ठीक है, एक श्रमिक के कार्य के दूसरे के कार्य से अथवा एक से अधिक मशीनों के कार्य से संबंध हो, या जहां विभिन्न गतिविधियों का समन्वयन यानी कोऑर्डिनेशन करना हो। ठीक है ना, तो ये चार्ट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जहां पे एक श्रमिक के कार्य का दूसरे श्रमिक के कार्य से अथवा एक से अधिक मशीनों के, ठीक है ना, कार्य से क्या हो, संबंध हो। यानी कि इंटर रिलेशन जब होता है एक से अधिक वर्कर का या मशीनों का, ठीक है ना, तो और विभिन्न गतिविधियों का कोऑर्डिनेशन हो, कई कोऑर्डिनेट हो कि मतलब पूरा काम पूरा हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, ये चार्ट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, मेथड स्टडी के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, ये सब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, सब हम पढ़ रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए, यानी कि हम जो है कैसे डाटा को रिकॉर्ड करेंगे जिससे कि हम उसको अच्छे से एनालाइज और एग्जामिन कर पाए। ठीक है ना, तो ये रिकॉर्डिंग पूरा है, रिकॉर्डिंग टेक्निक हम लोग पढ़ रहे हैं। एक उभयनिष्ठ समय पैमाने पर विभिन्न प्रचालकों यानी ऑपरेटर्स या मशीनों के कार्य को अलग अलग ऊर्ध्वाधर स्तंभों यानी वर्टिकल कॉलम्स की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, एक उभयनिष्ठ पैमाने पर, यानी कि पैमाना से मतलब टाइम सेम रहेगा, मतलब सेम टाइम के लिए। ठीक है, विभिन्न प्रचालकों, ऑपरेटर या मशीनों को क्या किया जाता है, उसको ऊर्ध्वाधर कॉलम की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे फिगर्स के माध्यम से, अपने एग्जाम्पल के माध्यम से, जिसे प्रत्येक की निष्क्रियता यानी आइडलनेस, ठीक है, का समय स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाता है। यानी उसमें यह पता चल जाता है कि इस समय के दौरान कौन आइडल है यानी निष्क्रिय है और कौन जो है एक्टिव है यानी कि सक्रिय है। ठीक है, सेम समय के लिए। इस चार्ट के अध्ययन के द्वारा ऐसी मशीनों या उपकरणों की संख्या भी निश्चित की जा सकती है जिन्हें ऑपरेटर एक समय में सुगमता से संभाल सकता है। मतलब एक ही ऑपरेटर कितने मशीन या इक्विपमेंट्स को संभाल सकता है, उसकी भी गणना की जा सकती है। ठीक है, गुणित या मतलब फिक्स किया जा सकता है कि इतने पर ये काम करेगा तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद गुणित गतिविधि प्रक्रम चार्ट के उद्देश्य क्या है, तो मानव तथा मशीन स्तर पर निष्क्रियता काल यानी कि पीरियड ऑफ आइडलनेस की पहचान करना। ठीक है, मानव और मशीन स्तर पर यानी कि ह्यूमन के लिए और साथ ही साथ मशीन के लिए हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि आइडल टाइम क्या है मानव के लिए और मशीन के लिए। ठीक है, मशीनों की संख्या ज्ञात करना जिन्हें एक ऑपरेटर एक साथ संभाल सकता है। ठीक है, अभी हमने देखा मास प्रोडक्शन के लिए, मास प्रोडक्शन को आप लोग ऐसे लिखेंगे, मास MASS प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन। ठीक है, एक साथ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है, के लिए श्रमिकों की टीम का गठन करना। ठीक है, एक कार्य को करने के लिए टीम में कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी यह ज्ञात करना, इससे उसके उद्देश्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं गुणित गतिविधि प्रक्रम चार्ट तैयार करने की क्या विधि है। ठीक है ना, मेथड कैसे है, क्या मेथड है इसका, कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो लिखा है क्या, इस चार्ट में एक उभयनिष्ठ समय पैमाना यानी कॉमन टाइम स्केल, ठीक है, के विरुद्ध ऊर्ध्वाधर स्तंभों यानी कि कॉलम की एक श्रेणी तैयार की जाती है। समय पैमाना शून्य से प्रारंभ होता है तथा कार्य का एक चक्र पूरा होने पर समाप्त होता है। ठीक है, तो अभी दिखाते हैं आपको, रिकॉर्ड किए जाने वाले कार्य को छोटी छोटी गतिविधियों में बांट लेते हैं तथा प्रत्येक गतिविधि में लगने वाले समय को हाथ घड़ी अथवा स्टॉप वॉच की मदद से नोट कर लिया जाता है। इस प्रकार नोट की गई गतिविधियां तथा उनमें
लगने वाला समय एक संगत कॉलम में नोट कर लिया जाता है। ठीक है, संगत कॉलम में से अभिप्राय यह है, संगत कॉलम से अभिप्राय यह है कि मानव से जुड़ी गतिविधियां मानव कॉलम में तथा मशीन से जुड़ी गतिविधियां यानी एक्टिविटीज मशीन कॉलम में लिखी जाएंगी। इस चार्ट में केवल दो प्रतीक चिन्ह ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जो कि होता है सक्रिय और निष्क्रिय यानी एक्टिव और आइडल। और एक्टिव और आइडल के लिए आपको ऐसे दिखाया जाएगा, ये एक्टिव रहेगा तो ऐसे जो है हैचिंग जो रहेगा, ठीक है, उस कॉलम में हैचिंग जो रहेगा ऐसे रहेगा। ठीक है, इंक्लाइंड रहेगा यानी तिरछी लाइन के द्वारा रहेगा, और निष्क्रिय रहेगा आइडल रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, खाली रहेगा, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं हम खींचेंगे। तो ठीक है, तो वर्किंग है यानी एक्टिव है या सक्रिय है तो तिरछी लाइन द्वारा भरा गया कॉलम यानी कि इंक्लाइंड लाइन द्वारा भरा हुआ कॉलम। ठीक है, आइडल यानी निष्क्रिय रहेगा तो खाली कॉलम रहेगा, कॉलम में कुछ भी नहीं भरा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दिखाने का तरीका है, ये है वर्किंग और ये है आइडल। अब देखते हैं इस चार्ट में वर्णित उदाहरण द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। देखिए इस चार्ट में, ठीक है, तो ये है आपका टाइम बांट दिया गया 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, 21 मिनट, 24 मिनट, 27 मिनट, 30 मिनट। ठीक है, तो टोटल 30 मिनट है। 3 मिनट यहाँ, 3 फिर आगे 6 मिनट तक हो जाता है यानी 3 3 6। ठीक है, और सब ऐसे जो है दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सब मतलब टाइम को मार दिया गया। अब यहाँ पे देखिए ये पेशेंट है। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट है, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है, यहाँ पे आपका कोई वर्कर और मशीन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्कर एक मशीन और ये दूसरा वर्कर भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे हालांकि मतलब दो मशीनें दो वर्कर भी हो सकते हैं। यहाँ पे हालांकि दिखाया गया कि एक रोगी है यानी पेशेंट है, एक रिसेप्शनिस्ट है यानी कि स्वागत लिपिक है, एक डॉक्टर है, ठीक है, एक कंपाउंडर है। तो हम बता रहे थे, हम लोग पढ़े ही थे कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं जरूरी नहीं है केवल आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या फिर इंजीनियरिंग में ही अप्लाई हो, हर क्षेत्र में अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो इतने समय तक के लिए पेशेंट एक्टिव है। ठीक है, अब इसका नीचे देखेंगे डिटेल, इतने समय के लिए रिसेप्शनिस्ट एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ समय के लिए आइडल रहता है, मतलब पेशेंट एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है ना, मतलब बैठा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, वो बैठा रहेगा, वेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्टिव है। इतने समय के लिए पूरा रिसेप्शनिस्ट निष्क्रिय है, आइडल है, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा। डॉक्टर शुरू में आइडल रहता है, इतने समय के लिए एक्टिव रहता है। ठीक है, फिर जाके आइडल हो जाता है। और ये यहाँ पे कंपाउंडर पहले निष्क्रिय है, फिर सक्रिय है, फिर निष्क्रिय हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है, तो सक्रिय समय मिनट में। अब देखते हैं रोगी कितने मिनट तक है, तो 21 मिनट तक आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ 18 मिनट तक हो गया, ये 18 मिनट तक, और इधर जो है 3 मिनट तक, तो 18 3 क्या हो गया 21, क्योंकि 27 से 30 है ना, तो ये 3 मिनट ही लिया जाएगा। 30 27 के बाद 28 29 30, 1 मिनट, मतलब एक ड्यूरेशन है 3 मिनट का, 27 के बाद का वो लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका निष्क्रिय समय फिर कितना है, उसका 9 मिनट है। फिर स्वागत लिपिक का यानी कि जो रिसेप्शनिस्ट है उसका क्या है, तो 6 मिनट क्या है सक्रिय समय है, यहाँ पे 3 मिनट और यहाँ पे 3 मिनट। ठीक है, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, पूरी एक्टिविटी के दौरान। ठीक है, इसके बाद 24 मिनट क्या है निष्क्रिय है। डॉक्टर इसी तरह से जोड़ सकते हैं, 15 मिनट एक्टिव है और 15 मिनट आइडल है। ठीक है, 15 मिनट वर्किंग कर रहा है, 15 मिनट आइडल कंडीशन में। कंपाउंडर 9 मिनट वर्किंग कर रहा है, 9 मिनट वर्किंग कंडीशन में, 21 मिनट क्या है आइडल कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल टर्म में लिखा गया है कि माना एक रोगी इलाज के लिए अस्पताल में जाता है। सर्वप्रथम वो अस्पताल कक्ष में जाकर अपना पंजीकरण करवाता है। अपना नंबर आने पर वह डॉक्टर के कक्ष में जाता है जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करता है और एक पर्चे पर दवाएं लिख कर देता है। इसके बाद रोगी वह पर्चा लेकर कंपाउंडर के कक्ष में जाता है और वहां से दवाएं लेता है। वहां से रोगी पुनः स्वागत कक्ष में आ जाता है और दवाओं के पैसे जमा करता है। अस्पताल में रोगी द्वारा किए गए मल्टीपल कार्य को गुणित गतिविधि प्रक्रम चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है,
तो वही चीज है कि रोगी शुरू में जाता है अस्पताल में, तो वो क्या करता है, रिसेप्शनिस्ट के मतलब कमरे में जाता है और अपना क्या करता है, पंजीकरण करवाता है। तो देखिए 3 मिनट के लिए वो क्या करवाता है, अपना पंजीकरण करवाता है। 3 मिनट रिसेप्शनिस्ट भी एक्टिव है, 3 मिनट आपका क्या है, 3 मिनट आपका पेशेंट भी एक्टिव है। फिर अगले मिनट, अगले समय के लिए क्या कर रहा है, डॉक्टर से चेकअप करवा रहा है। तो इतना जो 15 मिनट डॉक्टर एक्टिव है, ये भी 15 मिनट उतना एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही तो रोगी का चेकअप कर रहा है। ठीक है, तो अगले 15 मिनट तक क्या कर रहा है, चेकअप करवा रहा है। वही डॉक्टर के कक्ष में जा रहा है अपना नंबर आने पर, और वहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, यानी चेकअप करवा रहा है, एक पर्चे पर दवाएं लिख कर देता है। इसके बाद रोगी वहां से पर्चा लेकर कंपाउंडर के कक्ष में जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अब रोगी क्या करेगा, जब उसका हो गया यहाँ पे, अब यहाँ से ये कंपाउंडर के कक्ष में जाएगा, कंपाउंडर सारा काम करेगा, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको ये कुछ नहीं कर रहा है, बस आप पर्चा दे दिया, तब तक आप उसको बैठा रहना होगा जब तक वो पूरी दवाएं लिखता उखता है, पूरा दवाएं पैक करता है कंपाउंडर, है ना। तो ये 3 3 6 3 9 9 मिनट तक ये क्या कर रहा है, दवाएं पैक कर रहा है, दवाएं पैक कर रहा है, और उतने समय में कोई काम नहीं हो रहा है रोगी के द्वारा। फिर रोगी क्या करता है, वहां से जाता है और रिसेप्शनिस्ट को पैसा जमा करता है। ठीक है, तो जाता है अपना पर्चा लेकर और यहाँ पे पैसा जमा कर देता है। ठीक है, दवाओं के पैसे जमा करता है अस्पताल में। वहां से रोगी पुनः स्वागत कक्ष में जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वागत कक्ष में जाके पैसे जमा कर दे रहा है। तो उस समय वो सभी एक्टिव है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, कॉमन, आप कॉमन भी देख सकते हैं, मतलब उभयनिष्ठ रूप में देख सकते हैं, कब जो है एक साथ एक्टिव है ये दो से ज्यादा चीजें। ठीक है, और उस समय भी कितना लग रहा है। तो यहाँ पे ये फायदा होता है, कई चीजों को एक साथ, मतलब अगर एक साथ काम करनी है तो उनको एक साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगला है मानव एवं मशीन चार्ट। ठीक है, मैन एंड मशीन चार्ट। तो इसमें गुणित, इसी में मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट में ही पहला है मानव मशीन चार्ट। तो गुणित प्रक्रम चार्ट का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग मानव मशीन चार्ट है, यानी कि इसमें आपका वर्कर रहेगा और एक मशीन भी रहेगा। ठीक है, हो सकता है एक दो वर्कर हो, दो मशीन हो, एक वर्कर हो, दो मशीन हो, जितना हो, और सबका आप कर सकते हैं, सबका डिटेल उसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस चार्ट में मानव तथा मशीन की गतिविधियों को एक उभयनिष्ठ समय पैमाना कॉमन टाइम स्केल पर रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे ये नहीं रहेगा। एक प्रचालक तथा एक मशीन सदैव बारी बारी से कार्य करते हैं, अर्थात जब मशीन निष्क्रिय होता है तब ऑपरेटर मशीन की लोडिंग कर रहा होता है या मशीन से पूर्व निर्मित कार्य को हटा रहा होता है। ठीक है, इस चार्ट के अध्ययन से यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि क्या मशीन के कार्य के दौरान जब श्रमिक खाली है उसे कोई और कार्य दिया जा सकता है अथवा नहीं। मतलब जिस समय वो खाली है वो कोई और मशीन पे काम कर सकता है, लोडिंग या अनलोडिंग करने का काम कर सकता है। इसके साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि कार्य के दौरान मानव तथा मशीन द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत क्या है। ठीक है, मशीन कितना काम कर रहा है, आदमी कितना काम कर रहा है, एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में ये दिखा रहा है। इस अध्ययन से यह भी ज्ञात पता चलता है कि एक कार्य चक्र के दौरान कितना समय मशीन पर कार्य के लोडिंग तथा अनलोडिंग में व्यय होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि एक कार्य चक्र यानी कि एक वर्क साइकिल के दौरान, पूरे एक साइकिल मतलब कंप्लीट जब होता है वर्क साइकिल, कोई काम आपने लिया और उस काम को पूरा कर दिया तो उसका साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर एक नया काम होगा, करेंगे आप। ठीक है, तो वही कह रहा है कार्य चक्र के दौरान कितना समय मशीन पर कार्य के लोडिंग तथा अनलोडिंग में व्यय होता है। इस चक्र का उपयोग प्राय वहां किया जाता है जहां स्वचालित मशीनें यानी ऑटोमेटिक मशीन का उपयोग में लाई जा रही हो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग काम करने का ही बस है ना। अगर जो है मशीन वर्किंग होता और अगर ऑटोमेटेड मशीन नहीं होता तब तो जो है वर्कर भी काम कर रहा होता, क्योंकि उसको ही ऑपरेशन करने होते सारे। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटेड मशीनों में ज्यादातर ये यूज किया जाता है। ठीक है, जहां एक प्रचालक यानी ऑपरेटर द्वारा एक ही समय में एक से अधिक मशीनों को नियंत्रित किया जा रहा हो। इस चार्ट को 3.8 में वर्णित उदाहरण द्वारा भली भांति समझा जा सकता है।
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण क्या दिया हुआ है, एक प्रचालक एक साथ दो मशीनों पर कार्य को संपादित करता है, यानी कि कार्य को हैंडल करता है, यानी कार्य को संपादित करना मतलब वर्क करता है। दोनों मशीनों पर किए गए कार्यों को एक दूसरे के तुलनात्मक संदर्भ में चार्ट पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे परिचालक ऑपरेटर्स की एक्टिविटी यहाँ पे लिखा गया, समय अलग अलग टाइम ड्यूरेशन बांट दिया गया। ठीक है, एक है मशीन एक की सेटिंग। ठीक है, तो मशीन एक की सेटिंग, यहाँ पे मशीन 1, यहाँ पे मशीन 2 है। मशीन 2 की सेटिंग दूसरे में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पहले में क्या है, ऑपरेटर पूरा यहाँ 10 मिनट तक वो एक्टिव है, तो मशीन एक की सेटिंग करता है। ठीक है, और ये जो है मशीन जो है आपका एक सेकंड, इसका मतलब है, देखिए इस सिंबल का मतलब क्या है कि मशीन सेट की जा रही है। मशीन इस सेटिंग अप, तो मशीन भी तो वर्किंग में होगा उस समय। सेटिंग अप मतलब मशीन सेट की जा रही है, मतलब ऐसे लिखा जाना। ऐसे जब मशीन सेट की जाती है तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं, एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब फिर से, तो यहाँ पे पहला मशीन 1 की सेटिंग, तो मशीन 1 सेट हो रहा है, ये 5 मिनट तक सेट हो रहा है। ठीक है ना, उसके बाद जैसे ही अगले 5 मिनट में कौन सा दूसरा मशीन वो सेट कर रहा है वर्कर, और दोनों 10 मिनट के लिए वो एक्टिव है। ऐसा नहीं कि पहला सेट कर दिया फिर वो एक्टिव नहीं है, मतलब आइडल है और कोई काम नहीं कर रहा, नहीं, तो ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, मशीन 2 की सेटिंग कर रहा है। अब आगे जो है मशीन 1 पूरा यहाँ तक काम करेगा। ठीक है, पूरा यहाँ तक अपने आप काम करेगा, तो हालांकि ऐसे नहीं हमको, मतलब इस पूरे में आप अपने आप, मतलब मशीन काम करेगा तो वर्कर को कोई काम और नहीं रहेगा। ठीक है, तो मशीन 2 क्या कर लेता है, इतने में काम अपना कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक तो निष्क्रिय है ये। ठीक है, आने के आइडल है, लेकिन जैसे ही फिर क्या करता है, फिर मशीन 2 को सेट करने की जरूरत होती है। मशीन एक लंबा प्रोसेस कर रहा है, यानी जो काम कर रहा है वो लंबा प्रोसीजर वाला है, मतलब समय ज्यादा लगेगा ऐसा ऑपरेशन कर रहा है, तो वो हो रहा है, वो अपना मशीन 1 पे चल रहा है। लेकिन मशीन 2 पे बहुत छोटा प्रोसीजर था, तो बहुत छोटा ऑपरेशन था। ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस रहा होगा, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो अब अगले समय के लिए क्या हो रहा है, वर्किंग कंडीशन में मशीन को सेट किया कर रहा है, दूसरे मशीन को फिर से सेट कर रहा है। ठीक है, अभी तक ये चल ही रहा है। अब फिर यहाँ पे आइडल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग करने लगता है आपका मशीन 2, क्या करने लगता है, वर्किंग करने लगता है। ठीक है, अब उसके बाद अगले में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा आइडल कंडीशन यहाँ पे लिखा जा रहा है, वर्कर की एक सब एक्टिविटी है, यहाँ पे आइडल में है। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या, मशीन 2 को सेट कर रहा है, यहाँ पे फिर आइडल कंडीशन में वही जो हम बता रहे हैं। फिर अगले में क्या कर रहा है, मशीन एक्टिव में है, एक्टिव कंडीशन में, लेकिन किसको क्या कर रहा है, मशीन 1 को फिर सेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, अगले में फिर वो मतलब काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, ये मशीन पूरा कर लिया, मशीन 2 काम पूरा कर लिया, तो अब इसको सेट कर रहा है। ठीक है ना, तो पूरी तरह से क्या कर रहा है, एक दूसरे, मतलब एक मशीन को सेट कर रहा है, फिर दूसरे को सेट कर रहा है, एक को सेट कर रहा है, दूसरे, जैसे जैसे काम कंप्लीट हो जा रहा है ऐसे, अदरवाइज आइडल है। ठीक है, तो में भी हो सकता है कि कोई, मतलब हो सकता है यहाँ पे सुधार करने का ये है कि अगर आप, मतलब वर्कर को ज्यादा पहले समय, हालांकि उसको आराम की भी जरूरत है, लगातार काम कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी समय जरूरत हो, ठीक है ना, तो इस आइडल कंडीशन में वो किसी तीसरे मशीन को भी सेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सब पॉसिबिलिटी है। हालांकि ये और भी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, सबके मतलब वर्क मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ ध्यान दिया जाता है, एर्गोनॉमिक्स वगैरह आगे हम लोग देखेंगे। ये जरूरी नहीं है केवल आप 24 घंटा काम ही करवाएंगे, ठीक है, और 12 घंटा काम ही करवाएंगे। यहाँ पे ये भी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे जो है उनके, मतलब उसके किसी भी वर्कर के वर्क को मैनेज करना है। वर्क को मैनेज करना है मतलब उसको आराम भी देना, ऐसा नहीं कि 24 घंटे मतलब लगातार काम करेगा। दूसरा चीज की एर्गोनॉमिक्स का ध्यान देना। एर्गोनॉमिक्स का मतलब जो मानव मशीन, ह्यूमन, एर्गोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब ह्यूमन मशीन रिलेशनशिप, यानी कि, और ह्यूमन वर्क एनवायरनमेंट कह सकते हैं, जो वर्क प्लेस है उससे रिलेशनशिप आदमी का, मतलब
वो कंफर्टेबल फील करना चाहिए, जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है वहां पे वो कंफर्टेबल फील करेगा, उसी को एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग, तो वो भी ध्यान दिया जाता है। तो आदमी कंफर्टेबल, मतलब वर्कर कंफर्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज, उसको आराम भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअसली वर्क करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इंसेंटिव दिए जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे वर्कर्स को इंसेंटिव दिए जाते हैं, मतलब एक उनका सैलरी तो है ही, साथ में इंसेंटिव दिया जाता है, प्रोत्साहन के रूप में और पैसा दिया जाता है, ताकि जो है वो और जो है प्रोत्साहित होकर और काम कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे सारांश शीट बना दिया गया। सारांश शीट में क्या है, ऑपरेटर कितने समय तक वर्क कर रहा है, 25 मिनट तक, ठीक है, और 20 मिनट आइडल है, ठीक है। और ऑपरेटर वर्किंग का ये जो है आपका सिंबल है, ठीक है। मशीन वर्किंग का ये सिंबल है, इधर की ओर है। ऑपरेटर वाला इधर की ओर है हैचिंग, और मशीन का सॉरी मशीन का इधर की ओर है, ठीक है। अब मशीन वन कितने समय तक, 45 मिनट तक पूरा एक्टिव है, ठीक है, बिल्कुल भी रुका नहीं है। या तो वो सेट हो रहा था, या तो सेट हो रहा था, या तो काम कर रहा था, ठीक है ना, मशीन आराम नहीं कर रहा था। लेकिन मशीन वन शुरू में देखिए 5 मिनट जो है कुछ नहीं उस पर हो रहा था, तो 5 मिनट के लिए क्या था, वो आइडल था, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 मिनट लिखा गया। मशीन दो जो है 40 मिनट तक काम कर रहा है, ठीक है। और आइडल टाइम को हम ऐसे दिखाएंगे, तो इस साइड में ये दिखाया गया, यहाँ तक तो सारांश यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे हम दिखाए हुए हैं। ऑपरेटर वर्किंग को ऐसे दिखाएं, मशीन वर्किंग को ऐसे। और मशीन बीइंग सेट, यानी मशीन जब सेट किया जा रहा है, मशीन बीइंग सेट का मतलब होता है मशीन सेट किया जा रहा है, तो ये और आइडल टाइम को खाली रखा गया, ठीक। अब देखते हैं गैंग प्रोसेस चार्ट, ठीक है। गैंग प्रोसेस चार्ट यह भी एक विशिष्ट प्रकार का गुणित गतिविधि, ठीक है ना, दूसरे उसी का मतलब मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट का दूसरा है, दूसरा पार्ट है, दूसरा कह सकते हैं काइंड है, दूसरा प्रकार है। पहला वाला वो था मैन मशीन चार्ट, ठीक है, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट का प्रकार है, ठीक है ना वो। अब ये मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट का दूसरा प्रकार है गैंग प्रोसेस चार्ट। तो एक्टिविटी चार्ट भी है। यह चार्ट उस समय बनाया जाता है जब किसी कार्य विधि में एक से अधिक व्यक्ति एक साथ काम कर रहे होते हैं। इस चार्ट में किसी कार्य विधि अथवा उत्पादन कार्य में लगे सभी श्रमिकों के कार्यों को एक ही चार्ट पर प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार इस चार्ट की मदद से श्रमिकों के कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन सुगमता से किया जा सकता है। इस चार्ट का मुख्य उद्देश्य निष्क्रिय तथा अप्रभावी समय को कम करना तथा समूह की कार्य दक्षता में वृद्धि करना है, ठीक है। तो ये पूरा जो होता है इसमें ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट ही है एक तरह का, ठीक है, एक प्रकार है। यह चार्ट उस समय बनाया जाता है जब किसी कार्यविधि में एक से अधिक व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एक से अधिक व्यक्ति एक साथ काम कर रहे होते हैं। इस चार्ट में किसी कार्यविधि अथवा उत्पादन कार्य में लगे सभी श्रमिकों को सभी श्रमिकों के कार्यों को, यानी सभी वर्कर के कामों को एक ही चार्ट पर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। सभी वर्कर, जितने वर्कर हैं, मतलब एक से अधिक वर्कर आप मतलब लगा रहे हैं, मतलब इतने का आप अध्ययन करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई काम है उसमें आप 10 वर्कर लगाए हैं तो 10 का भी लग सकते हैं। मान लीजिए अभी के लिए छोटे के लिए मान लीजिए 2-3 वर्कर लगाए हैं, तो उन तीनों का जो है एक साथ पूरा बनाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं पूरा चीज, ठीक है। इससे क्या होता है, इसमें क्या फायदा है, ठीक है। इस प्रकार के चार्ट में मदद से क्या करता है, श्रमिकों के कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, यानी तुलनात्मक तुलना किया जा सकता है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना सफिशियंट है, कौन कितना दक्ष है, कौन कितना अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, कौन ज्यादा स्किल्ड है, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। इस चार्ट का मुख्य उद्देश्य निष्क्रिय तथा अप्रभावी समय को, ठीक है, जो आइडल और इनइफेक्टिव टाइम है, ठीक है, उसको जो है कम करना होता है, और समूह यानी पूरे ग्रुप का प्रोडक्टिविटी, कार्य दक्षता यानी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाना है। तो समूह प्रक्रम चार्ट मानव मशीन चार्ट की भांति बनाया जाता है, यहाँ पे देखिए, परंतु इसमें एक प्रचालक यानी ऑपरेटर के स्थान पर कई प्रचालक अथवा श्रमिक होते हैं, ठीक है। उसमें एक प्रचालक था और 2 मशीन्स थी, ठीक है। इसमें एक से अधिक प्रचालक रहेंगे, ठीक है।
यानी कि वर्कर ऑपरेटर्स रहेंगे, तथा सभी के व्यक्तिगत प्रक्रम चार्टों यानी इंडिविजुअल प्रोसेस चार्ट को परस्पर सटाकर एक ही स्थान पर दर्शाया जाता है। इन चार्टों में भी सामान्य प्रक्रम चार्टों की भांति प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, परंतु कई चार्टों के एक साथ होने के कारण क्रियाएं नहीं लिखी जाती हैं। ठीक है, और इसमें मशीन वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है ना, केवल काम उसका रहेगा। यह कार्य गतिविधियों का नंबर देकर किया जाता है। सभी गतिविधियों के नंबरों का पूर्ण विवरण चार्ट पर दर्शाया जाता है। इस चार्ट को बनाते समय सबसे पहले सबसे लंबे कार्यचक्र वाले श्रमिक की पहचान की जाती है। उसके ही कार्यचक्र को पूरे समूह प्रक्रम चार्ट का कार्यचक्र माना जाता है। उन कार्य भागों को जो कि कार्यचक्र में बार बार दोहराया जा रहा है, रिपीट नहीं, जो कि उन कार्य भागों नहीं जाते, बार बार दोहराए नहीं जाते, उन्हें इस चार्ट में न दर्शाकर अलग से विवरण के रूप में चार्ट लिखा जाता है। एक समूह प्रक्रम चार्ट 3.9 में प्रदर्शित किया गया। इस चार्ट को 3 पुरुष श्रमिक तथा 2 महिला श्रमिकों द्वारा छड़ों को सड़क पर से उठाकर स्टोर में पहुंचाने का कार्य अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो क्या है, माना कि 3 पुरुष तथा 2 महिलाएं श्रमिकों द्वारा 3 पुरुष और 2 महिला श्रमिकों द्वारा सड़क पर से उठाकर स्टोर में पहुंचाने का कार्य संपन्न होना है। पुरुष श्रमिक छड़े उठाकर महिला श्रमिकों को देते हैं, महिला श्रमिक उन्हें ट्राली पर रख देते हैं, ट्राली चलाकर ट्राली चालक ट्राली लेकर चला जाता है। इस सारे कार्य का समूह प्रक्रम चार्ट यानी गैंग प्रोसेस चार्ट चित्र 3.9 में प्रदर्शित है। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, तो स्त्री है, ठीक है, स्त्री श्रमिक। तो अब देखिए, ये क्या है, पुरुष श्रमिकों द्वारा छड़े उठाकर कार्य विवरण दिया, स्त्री श्रमिकों को देना, दूसरे छड़े पकड़ लेना, दूसरा चीज ये भी क्या है, ये जो है काम ही है। ठीक है, 2 नंबर जो कहेगा, ठीक है, जहां जहां पे 2 नंबर ऐसे रहेगा उसका मतलब छड़ पकड़ लिए। ठीक है, 4 नंबर जैसे ऐसे लिखा होगा, स्त्री श्रमिकों द्वारा ट्राली पर छड़े रख देना। तीसरा है पुरुष श्रमिक द्वारा छड़े लेकर ट्राली की तरफ चलना। ठीक है, दूसरा चीज है, फिर यहाँ पे ये है जो प्रतीक्षा को दिखाएगा, ठीक है ना, यानी वेटिंग, और ये दिखाएगा पुरुष श्रमिक वापस आ रहा है, ये बताएगा चालक द्वारा ट्राली ले जाना। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे, ये बस आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया गैंग प्रोसेस चार्ट, भी आप ऐसे समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम डायग्राम्स, जो डायग्राम्स थे लास्ट में। ठीक है, बीच वाला हम लोग छोड़ रहे हैं, जो टाइम स्केल बेस्ड आपका था वो जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो डायग्राम्स देखते हैं, डायग्राम्स यानी आरेख। तो प्रत्येक व्यापारिक गतिविधि में मानव तथा पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन होता रहता है। इनमें से कुछ आवागमनों को संयंत्र के अंदर ही कुछ सुविधाओं को पुनर्व्यवस्थित कराकर समाप्त किया जा सकता है। इन आवागमनों के समाप्त होने से कार्य करने के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा श्रम में पर्याप्त कमी आती है। इस प्रकार गतिविधियों को रिकॉर्ड करने से वर्तमान अभिविन्यास यानी लेआउट में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए लेआउट ही दिखेगा। तो लेआउट में जब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है चलना पड़ रहा है, लेआउट ऐसे बनाए हैं, वर्कर्स को बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है, ठीक है, टाइम जिससे ज़्यादा भी लगेगा, ठीक है, तो उसको ठीक किया जाता है, प्लांट लेआउट को ही ठीक किया जाता है इसके माध्यम से। तो डायग्राम में यही देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑपरेशन प्रक्रम चार्ट केवल गतिविधियों के क्रम को प्रदर्शित करते हैं, आवागमन को नहीं, जबकि प्रवाह प्रक्रम चार्ट क्या करते हैं, आवागमन का लेखा जोखा रखते हैं, परंतु वे चित्रीय दृश्य यानी विजुअल पिक्चर उपलब्ध नहीं कराते। आवागमन से संबंधित समस्याओं को आरेखों द्वारा बेहतर ढंग से देखा या समझा जा सकता है। ठीक है, तो आरेख 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रवाह आरेख यानी फ्लो डायग्राम, एक होता है स्ट्रिंग डायग्राम यानी डोरी आरेख। ठीक है, स्ट्रिंग डायग्राम रखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, सही रहेगा। आरेख अनावश्यक लंबे आवागमन, क्रॉस ट्रैफिक तथा बाधाओं पर प्रकाश डालते हैं। ये चार्ट पर रिकॉर्ड की जाने वाली पूरक सूचनाओं को उपलब्ध करवाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार आरेखों का प्रयोग निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है: विभिन्न प्रकार के संयंत्र अभिविन्यासों का अध्ययन करने तथा उनमें सर्वोत्तम अभिविन्यास का चयन करने के लिए। ठीक है, संयंत्र के विभिन्न पदों पर यातायात की अधिकतम सीमा ज्ञात करने के लिए, पदार्थ के आवागमन में आने वाली बाधाओं, क्रॉस ट्रैफिक आदि समस्याओं का अध्ययन करने के लिए,
तथा विभिन्न विभागों या अनुभागों तथा कार्य केंद्रों के मध्य होने वाली गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए, संबंधों का अध्ययन करने के लिए। अब फ्लो डायग्राम को देखते हैं। फ्लो डायग्राम, उत्पादन क्रिया के सभी क्रमबद्ध कार्यों का प्रदर्शन प्रवाह प्रक्रम चार्ट में हो जाता है। ठीक है, तो परंतु उसमें चलने की दिशा तथा दूरियां प्रदर्शित नहीं होती। ठीक है, तो दूरियां तो लिखी जा सकती हैं, लेकिन चलने की डायरेक्शन हो गया और डायरेक्शन में डिस्टेंस वगैरह, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ये नहीं ना कि मान लीजिए ऐसे हो सकता है कि एक वर्कर यहाँ से यहाँ जाता है 20 मीटर और फिर उसको अगले जगह अगले के लिए यहाँ पे आना पड़ता है 5 मीटर। तो ये भी तो ध्यान रखना है। हो सकता है इसको हम यहाँ पे सेट कर दें, यहाँ से यहाँ चला जाए, या यहीं पे सेट कर दें, फिर यहाँ से यहाँ आ जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें दिखाई जाती हैं, इसमें बताई जाती हैं, ये सब दिखाई जाती हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा जो है किस दिशा में जा रहा है। पथ वगैरह दिखाया जाता है, रास्ते दिखाए जाते हैं, जिससे लेआउट भी पता चलता है। तो इससे क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि लेआउट ठीक है कि नहीं है, कहीं ज्यादा फालतू में तो ज्यादा दूरी नहीं तय कर रहा है कोई वर्कर, या कोई भी प्रोसेस ऑपरेशन होने में कोई ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा, तो उसको क्या किया जाता है, ठीक किया जा सकता है। तो देखिए इस प्रकार इसको परिभाषित किया जाता है। तो प्रत्येक प्रोसेस के चार्ट के साथ उस क्रिया के विभिन्न स्थानों को एक ड्राइंग शीट पर दिखाने और उस पर एक सेकंड, ड्राइंग शीट पर दिखाने और उस पर विभिन्न स्थानांतरण तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंकित करने वाले आरेख को प्रवाह आरेख कहते हैं। ठीक है, प्रवाह आरेख वास्तव में किसी उपयुक्त पैमाना मानकर खींचा गया कार्यशाला, मशीनों, कार्यस्थलों तथा श्रमिकों द्वारा कार्य के दौरान तय की गई दूरियों तथा पथ का आरेख होता है, यानी कि एक स्केल पर खींचा जाता है। इस पर आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थानों पर प्रक्रम चार्ट के प्रतीक चिन्ह भी बना दिए जाते हैं। ठीक है, उसके चिन्ह भी प्रयोग किए जा सकते हैं, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं। प्रवाह आरेख बनाने की विधि क्या है, देखिए सर्वप्रथम पैमाना मानकर कार्यस्थल का एक आरेख अथवा प्लान बना लिया जाता है। मतलब जो वर्क प्लेस है उसका क्या करेंगे, प्लान मतलब टॉप व्यू है। प्लान का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े, टॉप व्यू बना लिया जाता है। तो वर्क प्लेस का क्या कर लिया जाएगा, एक स्केल पर मान करके, एक स्केल पर, जैसे आप लोग पीछे हम पढ़ाए हुए हैं कैसे स्केल मान के हम लोग वेलोसिटी डायग्राम खींचते थे, तो ऐसे स्केल मान के क्या करेंगे, लेआउट खींच लेंगे, पूरा प्लान उसका टॉप व्यू यानी प्लान बना लेंगे। आरेख पर मशीन, औजार, बेंच, स्टोर, रैक, निरीक्षण बूथ आदि की सापेक्ष स्थिति को दर्शा देंगे। आप मशीन कहाँ है, इक्विपमेंट्स कहाँ है, बेंच, स्टोर, जो भी है सारी चीजें, आप निरीक्षण, जहाँ पे निरीक्षण कक्ष कहाँ है यानी इंस्पेक्शन रूम कहाँ है, वो सबको आप उसमें क्या करेंगे, दिखा देंगे, इसे अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पर स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, किस स्केल पर उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, विभिन्न प्रेक्षण लेने के पश्चात श्रमिक अथवा पदार्थ के वास्तविक आवागमन के पथ को दर्शाते हैं तथा आरेख पर उन दिशा को भी प्रदर्शित करते हैं। अब वहां से क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए पहले वर्कर स्टोर रूम से सामान लेके जा रहा है मशीन पर, वहां पे काम हो रहा है, फिर ऐसे जो है फिर कहीं और जा रहा है इंस्पेक्शन के लिए, फिर स्टोर रूम में जा रहा है। तो ये जैसे ऐसे जैसे जैसे जहां जहां मान लीजिए यहाँ पर था स्टोर रूम, यहाँ पे जो कच्चा माल स्टोर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे इंस्पेक्शन बूथ है, और यहाँ पे क्या है, जो फाइनल स्टोरेज जो होता है वो है। तो ऐसे जो है यहाँ से उठा, मशीन पे गया, काम हुआ, ठीक है, इंस्पेक्शन हुआ और जाके स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये सभी दिखाएंगे एक एक करके। ठीक है, ये डायग्राम के माध्यम से डायरेक्शन भी दिखाएंगे, किस डायरेक्शन में काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक आवागमन के क्रम के ज्ञान के लिए, ठीक है, यानी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए चिन्हों में गिनती लिख दी जाती है। ठीक है, चिन्हों में गिनती लिख दी जाती है, मतलब कौन सा ये आवागमन है, मतलब ये एक जा रहा है तो इसको लिख दिया जाएगा 1। ठीक है, पहला आवागमन है, यानी कि पहला स्थानांतरण है, या फिर आप कह सकते हैं मूवमेंट है। आवागमन के यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो मूवमेंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद
विभिन्न प्रकार के आवागमनों की पहचान करने के लिए, विभिन्न प्रकार के मूवमेंट्स को पहचान करने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए खाली ट्राली के साथ श्रमिक, भरी ट्राली के साथ श्रमिक आदि, ठीक है ना। मतलब एक खाली ट्राली के साथ भी श्रमिक हो सकता है, भरी ट्राली के साथ भी श्रमिक हो सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब प्रवाह प्रक्रम चार्ट के साथ साथ प्रवाह आरेख का भी अध्ययन करने से संयंत्र अभिविन्यास के अवांछनीय लक्षण कैरेक्टर पहचाने जाते हैं, जो अनावश्यक बाधा, आवागमन तथा देरी के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका एक प्रोसेस चार्ट भी बना दिया जाता है वहां पे जरूरत पड़ने पर, प्रोसेस चार्ट भी बना दिया जाता है जरूरत पड़ने पर। और ये आपका क्या है, अभी एक एक करके देखते हैं। ये हमारा फ्लो डायग्राम है, देखिए पूरे वर्क प्लेस को ऐसे बना दिया गया, एक एक चीज बता दिया गया है, कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर है, और पैमाना भी लिख दिया गया, 1 सेमी बराबर 10 मीटर के बराबर है, कहाँ पे ड्रिलिंग मशीन है, कहाँ पे निरीक्षण बेंच है, कहाँ पे फेटलिंग बेंच है, कहाँ पे मिलिंग मशीन है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक जैसे कह रहा है, एक ढलाई को स्टोर से उठाकर फटलिंग द्वारा साफ किया जाना है। फटलिंग प्रोसेस से क्या होता है, कास्टिंग को साफ किया जाता है, फिर उसमें ड्रिलिंग तथा मिलिंग आदि की क्रियाएं करके तैयार ढलाई को परिष्कृत स्टोर में ले जाना है। इन गतिविधियों के लिए सामग्री प्रवाह प्रक्रम चार्ट 3.1 में तथा प्रवाह आरेख 3.11 में प्रदर्शित किया गया। अभिष्ट कार्य क्या है, ये है आगत स्टोर से, ये सब चार्ट का प्रारंभ, चार्ट का अंत, वर्तमान विधि है, चार्ट बनाने का नाम, दिनांक जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मटेरियल फ्लो होता है उसको यहाँ पे दिखाया गया एक एक करके। आप यहाँ पे तो ये समझ ही रहे हैं एक एक करके क्या होता है, ठीक है ना। ये सब हम बता ही चुके हैं आपको। ये आपका मतलब स्टोरेज है, स्टोरेज से निकल के आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वर्क यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से ट्रांसपोर्टेशन, वर्क, ऑपरेशन, तो ये सब चीजें आप समझ रहे हैं, हमको समझना ये है, ठीक है ना। तो वो मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट हम लोग पढ़ ही चुके हैं, मटेरियल फ्लो कैसे होता है, ठीक है। मटेरियल फ्लो, जैसे मटेरियल फ्लो होगा वैसे वैसे उसको लिख दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लो डायग्राम में देखते हैं, तो ये जो जहाँ पे बनाया गया वो ड्रिलिंग मशीन है, इस जिस संकेत से बनाया गया वो मिलिंग मशीन है। आप जैसे भी करिए, आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, कुछ भी इंडिकेशन बना सकते हैं, बशर्ते आपको नीचे लिख देना है कि ये इसका संकेत है, ठीक है ना। जैसे यहाँ निरीक्षण बेंच है, इसका मतलब, और इसका मतलब फेटलिंग बेंच है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं शुरुआत कहाँ से होता है, इनकम स्टोर, ठीक है ना, यहाँ से आता है, स्टोर से यहाँ निकलता है पहला, ठीक है, यहाँ से मोशन हो रहा है पहला चीज, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, इसका मतलब ऑपरेशन है, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब ये स्टोरेज है, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, इसका मतलब डिले है, और इसका मतलब क्या है, हमारा इंस्पेक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होके अब चली गई दूरियां, एक एक करके दी गई हैं। पहला में 8 दूरी चला है, दूसरे में कितना चला है, तो देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन है उसी में पूरा दूरी है। तो पहले में जैसे 8 चला, 8 मीटर यहाँ से दूरी चला, ठीक है, 8 मीटर यहाँ पे चला, और यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। और ये फेटलिंग बेंच है, यहाँ पे ये क्या है, फेटलिंग बेंच है, क्योंकि इसी तरह से दिखाएगा फेटलिंग बेंच। फेटलिंग बेंच पे ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, फेटलिंग प्रोसेस हो रहा है, जिससे साफ हो रहा है कास्टिंग, फिर यहाँ से चलता है वो, फिर यहाँ पे पहुंचता है, ये कौन सा है, हमारा ड्रिलिंग मशीन है। तो उस पर क्या होता है, ड्रिल होता है, ड्रिलिंग मशीन पे जाता है, ड्रिल होता है, मतलब ये ड्रिलिंग मशीन है, यहाँ पे जाके ड्रिल हो गया, ठीक है। कितना मीटर चला, 7 मीटर चलने के बाद, ठीक है। अब अगला जो है क्या करता है, अगला जो है चलता है, तीसरा वाला जो है वो 30 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 3 ड्रिलिंग मशीन दिखाया गया, इस ड्रिलिंग मशीन पर ड्रिल होता है, ठीक है। फिर 10 मीटर चलता है, तीसरे ट्रांसपोर्टेशन में, तीसरे परिवहन में 10 मीटर चलता है, और यहाँ पे पहुंचता है। और यहाँ ये क्या है, यहाँ पे हमारा है मिलिंग मशीन, तो मिलिंग ऑपरेशन उस पर होता है, ठीक है, मिलिंग मशीन पर मिलिंग ऑपरेशन, फिर वहां से चलता है अपना, ठीक है, और पहुंचता है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, डिले होता है, ठीक है, थोड़ा रुकता है। क्या पे ये क्या है, ये इंस्पेक्शन बेंच है, ठीक है, हाँ, निरीक्षण का बेंच है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन होना है, तो कुछ पहले से इंस्पेक्शन हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा देरी हो जाता है।
फिर एक इंस्पेक्शन प्रोसेस होता है, फिर वापस ये चलता है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे पहुंचता है। और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे फिर से ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है, तो यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन फिर से हो रहा है या बोरिंग हो रहा होगा, हालांकि ड्रिलिंग मशीन पे ही बोरिंग ऑपरेशन होता है, तो वो बोरिंग हो रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, उसमें लिखा होगा, ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं तो ड्रिलिंग ही हो रहा है तो फिर से ड्रिलिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है, फिर जाके लास्ट में चौथे कितना चल रहा है, फिर चौथे में कितना चला, चौथे में 10 मीटर चला, फिर पांचवें में कितना चला, 12 मीटर चला, फिर लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में यहाँ से यहाँ तक ये दिखाया नहीं गया है, हालांकि इसको दिखाना चाहिए, छठवां वाला है, कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है। अब फिर जाके जो है लास्ट में 10 मीटर चल के लास्ट में क्या हो रहा है, फिनिश्ड स्टोर यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से इनकमिंग स्टोर यहाँ से निकल रहा है, जैसे हमने पीछे बताया था अभी एग्जाम्पल से आपको, तो यहाँ से ऐसे ऐसे ऑपरेशन होगा, स्टोर होगा, तो इसे क्या हो रहा है, आपको कंप्लीट पिक्चर दिख रहा है ना, कैसे कैसे जो है पूरा ऑपरेशन हो रहा है, डिस्टेंसेज कैसे ट्रेवल किए जा रहे हैं। अगर आपको जरूरत हो तो हो सकता है आप कर सकते थे कि इस इंस्पेक्शन को क्या कर सकते थे, यहाँ बैठा सकते थे, यहाँ इंस्पेक्शन हो जाता, तुरंत ऑपरेशन हो जाता, तो वो डिपेंड करता है, जरूरी नहीं यहाँ हो ही पाए, ठीक है, वो डिपेंड करता है और भी चीजों पर। तो वहां पे जो रहेगा, जो वर्क स्टडी जो करने वाला जो आपका इंजीनियर होगा, वो सब कुछ देख लेगा, सब कुछ जानने के बाद ही सब कुछ करेगा, जहाँ पे पॉसिबल होगा वहीं पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने ऑपरेशन है, इंस्पेक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिले है, सब जो है लिख दिया गया है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो गया फ्लो डायग्राम हो जाता है। अब देखते हैं स्ट्रिंग डायग्राम, क्या देखते हैं, स्ट्रिंग डायग्राम। तो ऐसे बहुत सारी औद्योगिक गतिविधियां होती हैं जिनमें श्रमिक अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ बिंदुओं यानी स्टेशन पर अनियंत्रित समय अंतराल तथा पदार्थ के साथ अथवा उसके बिना आवागमन करता रहता है। उदाहरण के लिए एक ही ऑपरेटर एक से अधिक मशीनों का परिचालन करता हो, एक ही स्थान पर कई श्रमिक एक साथ कर रहे हो, ठीक है, काम कर रहे हैं। श्रमिक एक स्थान से सामान उठाकर अलग जगहों पर ले जा रहे हो। होटल या रेस्टोरेंट आदि में जहाँ कई व्यक्ति टेबल पर सेवा करते हो, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में सभी रेखाओं का बनाना संभव नहीं है हो पाता। इस स्थिति में तो प्रवाह आरेख बनाना और भी कठिन हो जाता है। जब एक छोटे से स्थान में ही बहुत देर तक श्रमिक चलकर कार्य करता रहता है, इन परिस्थितियों में स्ट्रिंग आरेख गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए लेखा जोखा के लिए एक सर्वाधिक उपयोगी तकनीक है, ठीक है। स्ट्रिंग आरेख को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। स्ट्रिंग आरेख उपयुक्त पैमाना मानकर खींचा गया एक नक्शा यानी मॉडल है, जिसमें घटनाओं के एक विशिष्ट क्रम के दौरान श्रमिकों, पदार्थों अथवा उपकरणों के आवागमन के पथ को ट्रेस करने तथा नापने के लिए एक डोरी यानी स्ट्रिंग का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रिंग आरेख बनाना, कैसे स्ट्रिंग आरेख बनाते हैं, ठीक है, देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रिंग डायग्राम। तो कार्यस्थल का चित्र एक उपयुक्त पैमाना बनाकर, ठीक है, बना लिया जाता है। कार्यस्थल का चित्र एक उपयुक्त पैमाना मानकर बना लिया जाता है, ठीक है, वही चीज प्लान। प्रक्रम के सभी मुख्य बिंदुओं स्टेशन जैसे मशीन, कार, बेंच, भंडार आदि पिन गाड़कर चिन्हित कर लिया जाता है। पिन को वहां पे धसा के श्रमिक जिस बिंदु से अपना कार्य प्रारंभ करता है वहां पिन में एक धागा बांध दिया जाता है, ठीक है, वहां पे धागा बांध दिया जाता है। जैसे जैसे श्रमिक अपने उत्पादन कार्य में चलता जाता है, उसके मार्ग को धागे द्वारा पिनों में लपेट कर दिखाते जाते हैं। इस प्रकार एक आरेख बन जाता है। इस आरेख पर श्रमिक द्वारा चली गई कुल दूरी, धागे की लंबाई को मापने से पता ज्ञात कर ली जाती है। आरेख का अध्ययन करके उसमें आवश्यक सुधार किया जा सकता है। स्ट्रिंग आरेख बनाने की विधि को चित्र 3.1 में उदाहरण द्वारा प्रदर्शित किया गया। मतलब पिन लिया जाएगा, उसको एक एक जगह पे जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे ले जाके धंसाता जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए माना कि एक ट्रक, ठीक है, एक ट्रक से सामान मंगवाकर उसे स्टोर में रखा जाना। सबसे पहले ट्रक को प्लेटफॉर्म के नजदीक लगाकर सामान को ट्रक में से उतारकर प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, फिर स्टोर खुलने की प्रतीक्षा करते हैं, फिर सामान को स्टोर में रखी अलमारी तक ले आते हैं। सामान को अलमारी में रखकर अलमारी को बंद कर देते हैं। इस कार्य को स्ट्रिंग आरेख पर चित्र 3.12 तथा प्रवाह आरेख 3.13 द्वारा प्रदर्शित किया गया। इस कार्य में चली गई दूरी तथा लगा समय भी चार्ट में प्रदर्शित है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रिंग डायग्राम एक्चुअली यही है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, ट्रक ये सब आने की प्रतीक्षा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें बना दी गई हैं, ठीक है। शुरू में स्टोरेज में है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गया 10 मिनट में, ठीक है, मीटर में दूरी,
फिर यहाँ पे पिन लगा दिया, यहाँ पे पिन लगा दिया, जैसे जैसे वो ट्रेवल कर रहा है वैसे वैसे क्या किया गया आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, फ्लो डायग्राम यहाँ पे पूरा जो है दिखाया गया। ट्रेवल चार्ट, यद्यपि स्ट्रिंग आरेख श्रमिकों एवं उपकरणों के आगमन के लेखा जोखा रखने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है, परंतु इनमें क्या होता है, परंतु इसमें बहुत समय लग जाता है। इसके अतिरिक्त जब कई जटिल आवागमन जटिल पथों पर होते हैं तब स्ट्रिंग आरेख बहुत जटिल से जाता है, ठीक है। अतः ऐसी परिस्थितियों में जब आवागमन का तरीका जटिल हो तब ट्रेवल चार्ट अधिक शीघ्रता एवं सुगमता से हो सकने वाली रिकॉर्डिंग तकनीक है, ठीक है। ट्रेवल चार्ट एक निश्चित समय में श्रमिकों, पदार्थों तथा उपकरणों के कई स्थानों के मध्य आवागमन के संख्यात्मक आंकड़ों को प्रदर्शित करने का सारणीबद्ध लेखा है। एक ट्रेवल चार्ट सदैव एक वर्गाकार आकृति का होता है जिसमें अनेक छोटे छोटे वर्ग होते हैं। प्रत्येक छोटा वर्ग एक कार्यस्थल को प्रदर्शित करता है। चित्र 3.14 में एक ट्रेवल चार्ट में 8 छोटे छोटे वर्ग बाएं से दाएं तथा ऊपर से नीचे बने हैं। इस प्रकार 8 कार्यस्थलों के लिए कुल 8 × 8 यानी 64 छोटे वर्ग है। बाएं से दाएं के वर्ग उन स्थानों को प्रदर्शित करते हैं जहां से आवागमन शुरू हुआ, और बाईं ओर ऊपर से नीचे के वर्ग उन स्थानों को प्रदर्शित करते हैं जहां पे आवागमन होना है। उदाहरण के लिए माना स्टेशन 5 से स्टेशन 3 तक आवागमन होता है तो चित्रानुसार ये सब होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल आप अगर पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, हालांकि ये आपके उस सिलेबस में उतना नहीं है, ठीक है। चलिए हम मॉडल बता ही देते हैं, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे स्टेशन 5 से स्टेशन 3 तक थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। उदाहरण के लिए माना जो है ये सब चीजें हैं, कार्यस्थल जहाँ को आगमन होने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पे इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मॉडल हम बताते हैं, ठीक है, मॉडल से शुरू करते हैं। कभी कभी वर्तमान परिस्थितियों की स्पष्ट तस्वीर प्रवाह का प्रक्रम चार्ट अथवा प्रवाह चार्ट के प्रयोग से नहीं मिल पाती, ठीक है। यानी फ्लो डायग्राम या फ्लो प्रोसेस चार्ट, फ्लो डायग्राम कह लीजिए, फ्लो चार्ट कह लीजिए, या प्रवाह प्रक्रम चार्ट यानी फ्लो प्रोसेस चार्ट या फ्लो डायग्राम से प्रयोग से नहीं होता है, यानी दोनों से नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में पैमाना मानकर खींचे गए साला अभियान यानी शॉप लेआउट के स्थान पर मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इन मॉडल के प्रयोग से साला के वास्तविक अभिन्यास तथा प्रस्तावित अभिन्यास का अस्पष्ट दृश्य परिलक्षित होता है। मॉडल 2 प्रकार के होते हैं, 2 डायमेंशनल मॉडल, 3 डायमेंशनल मॉडल, ठीक है। 2 डायमेंशनल मॉडल क्या है, तो द्विविमीय मॉडल जिन्हें टेम्पलेट भी कहते हैं विभिन्न मशीनों, बेंचों तथा उपकरणों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये टेम्पलेट उपयुक्त पैमाना मानकर कार्डबोर्ड, प्लाईवुड या प्लास्टिक की शीट के कट पीस होते हैं। अलग अलग मशीनों, उपकरणों, स्टोरेज रैंकों, अलमारियों तथा पदार्थ हस्तांतरण उपकरणों आदि के लिए अलग अलग रंग के टेम्पलेट प्रयोग किए जाते हैं। ये टेम्पलेट उपयुक्त पैमाने पर बनाए गए कार्यक्षेत्र में रखे गए चिपकाए जा सकते हैं। इनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैमाने के अनुसार चलाया जाता है। इनके प्रयोग से निम्न लाभ हैं, ठीक है। किसी भी तरह की भीड़ भाड़, बैक ट्रैकिंग, क्रॉस फ्लो आदि को स्पष्टता से देखा जा सकता है। ये प्रयोग में नम्य यानी फ्लेक्सिबल होते हैं तथा विभिन्न सुविधाओं की संभव परिस्थितियों को पैमाने के अनुसार आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें कम श्रम लगता है तथा विन्यास अधिक खींचने में, ठीक है, खींचने में लगने वाले समय की भी बचत होती है। टेम्पलेट के प्रयोग की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि ओवरहेड सुविधाओं को देखना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। ओवरहेड मतलब ऊपर, ठीक है। गैर तकनीकी व्यक्ति को इस व्यवस्था को समझने में कठिनाई होती है। जो ज़्यादा वो रहेगा, ज़्यादा स्किल्ड रहेगा उसी को समझ में आएगा। अगर कोई नॉर्मल आदमी, जैसे क्या है, हम लोग अगर 9वीं पढ़े हो तो जैसे ऊपर के जो चार्ट थे वो हम देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन इसमें जो है अगर कोई अगर स्किल्ड आदमी न हो तो वो नहीं समझ पाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। और 3rd डायमेंशनल मॉडल क्या है, 3 डायमेंशनल। यद्यपि टेम्पलेट का प्रयोग कम खर्चीला तथा सरल है, परंतु यह वास्तविक परिस्थितियों को नहीं दर्शा पाता। यह कार्य टेम्पलेट मॉडल यानी कि 2 डायमेंशनल वाला, यह कार्य त्रिविमीय मॉडल से ही संभव हो पाता है। जैसे नहीं ऊपर की चीजें जो हो रही होंगी, ठीक है ना, 2D में क्या हो रहा है, केवल साफ फ्लोर एरिया वाला ही हो पाता है।
ठीक है। बहुमंजिला इमारतों में विभिन्न स्तरों पर हो रही गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए त्रिविमी मॉडल उपयुक्त सिद्ध हुए। यह मॉडल विशेष रासायनिक उद्योगों पर फ्लोर मिलों आदि में पदार्थ हस्तांतरण समस्याओं के विश्लेषण बहुत प्रभावी से। देखिए तो आज के समय में यही ज्यादातर मतलब ये बहुत ही पावरफुल है ना, कि 3D मॉडल बना देंगे एक एक चीज का, हर एक चीज का उसमें पता चल जाएगा। क्योंकि हम जान रहे हैं आजकल बहुमंजिला इमारतें उपयोग में आ रही हैं, ठीक है ना। साफ फ्लोर ऐसे थोड़ी है कि मतलब सिंपली पहले वाले में सब था कि हमारा एक साफ फ्लोर एरिया था, वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, काम हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कहीं पे जो है बहुमंजिला इमारतें लगी हुई हैं और बहुत सारे काम हो रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी है, तो वहाँ पे आप कैसे दर्शाएंगे वो सब चीज़ें। तो वहाँ पे यहाँ पे जो है 3 डायमेंशनल मॉडल के माध्यम से दिखा सकते हैं, उससे जो है सारी चीज़ें पता हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।